जय श्री राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, जय भारत और जो बोले सो निहाल। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे थे और फार्माकोग्नोसी आप लोगों ने यूनिट 4 पढ़ रहे थे। उसके लेक्चर 1 में आपने देखा जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम थे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्धा, उनके बारे में हमने बात किया। अब जो ऑर्गेनिक यूनिट 4 है कोग्नोसी का, उसका जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड, उस सेकेंड पार्ट में बेसिकली क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं फ्रेंड, इसको पहले हम समझते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि हमारे प्लांट के अंदर जो प्राइमरी मेटाबोलाइट बनता है वो क्या बनता है, जैसे प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, लिपिड बनता है, ये सब हमको प्लांट से मिलता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। लेकिन जब इनके प्राइमरी मेटाबोलाइट आपस में रिएक्ट करके कुछ और बना लें, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे उसमें एल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन है, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे आप लोग क्या करिए कि आप मैं आपको कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप दुकान से आप आलू लेकर आइए और उस आलू से आप बनाइए समोसा। तो आलू से समोसा बना, दिस इज़ प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब आपका समोसा बन गया तो आपका समोसा खाने का मन नहीं था, तो आपने उस समोसे को तोड़ा, समोसे को फोड़ा, उसकी पपड़ी अलग की, आलू निकाला और उस आलू को भर के बना दिया आलू का पराठा। यानी आपने आलू से बनाया आलू का समोसा और समोसा से बनाया आलू का पराठा। यानी इट मीन्स जो आलू का पराठा है वो उस आलू का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। मुद्दे पे आते हैं। तो कई ढेर सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, सब। तो हम लोग जो इस लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं, हम एल्कोलाइड की बात करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम सीखेंगे कि एल्कोलाइड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आप समझ गए, यानी कि प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाया जाता है, इसको एल्कोलाइड कहते हैं। इसके बारे में हम पूरी कहानी समझेंगे और इसको अगर लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपका एल्कोलाइड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। और आपको एकदम ये ध्यान दीजिएगा कि नोट्स भी मिल जाएगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन बात करें तो जो एल्कोलाइड है वो एल्कली शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बेसिक यानी क्षारी। और ये क्यों होता है एल्कली, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन पाए। एल्कोलाइड का साथ एक सबसे खूबसूरत फीचर ये है, सबसे कॉमन फीचर क्या है कि इनमें पाए जाते हैं क्या, नाइट्रोजन। और आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास फ्रेंड लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेसिक होते हैं। इसलिए जो एल्कोलाइड्स होते हैं हमारे बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कली नेचर के होते हैं, इसलिए इनको एल्केलॉइड इनका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो आपके नाइट्रोजन होते हैं बेसिकली एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ये नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं मैक्सिमम केस में, और सारे के सारे एल्कोलाइड जो है वो अमीनो एसिड से बनते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आप मैंने क्या बताया था कि आलू से समोसा प्राइमरी मेटाबोलाइट और समोसा से आपका आलू का पराठा सेकेंडरी। यानी कि आपके बॉडी में जो अमीनो एसिड्स, प्लांट में जो बनते हैं अमीनो एसिड्स, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और प्राइमरी से यानी अमीनो एसिड से क्या बनता है, एल्कोलाइड बनता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और आपको पता है कि सारे अमीनो एसिड में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें कि हम, अच्छा ये मान लो तो अब एल्कोलाइड क्या होता है हम समझ गए कि भैया एक हमारे पास बेसिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन से बना है, अमीनो एसिड से बना है, प्लांट में पाया जाता है। अब ये है कि इसका काम क्या है, प्लांट में ये क्यों होता है। तो देखिए, इसका प्लांट में ना बहुत सारे रोल हैं, और हम लोग के मेडिसिन में बहुत सारे रोल हैं। तो क्या क्या रोल है देखिए, पहले कि हमारे प्लांट में ये देखो, एल्कोलाइड का टेस्ट कड़वा होता है, पहली चीज़ समझ लीजिए। एल्कोलाइड का टेस्ट कड़वा होता है, और हर वो चीज़ जो कड़वी दिखती है, जो कड़वी होती है, वो हमारे जीवन के लिए औषधि होती है। हमारे जीवन में कई मित्र होते हैं जो कुछ हमारे मुंह पे बहुत मीठा बोलते हैं और कुछ हमारे मुंह पे कड़वे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में आपके मित्र वो होते हैं, आपकी विपत्ति में साथ वो देंगे जो आपके कड़वे हैं। मीठे मित्र आपके दिन दामन छोड़ के चले जाएंगे। उसी तरह से एल्कोलाइड जो होता है ये बिटर होता है, कड़वा होता है, और ये प्लांट के अंदर क्या करता है, इंसेक्टिसाइड की तरह क्या करता है, कीड़े मकोड़ों से, टॉक्सिक मटेरियल से, चीज़ों से प्लांट को बचाता है, भले ये कड़वा होता है। दूसरी बात की जाए तो ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम आता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म का भी काम आता है। यानी प्लांट के अंदर ये सब सारे काम करते हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या होता है कि इसमें क्योंकि नाइट्रोजन होता है तो ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन का भी सोर्स का काम, क्योंकि भाई प्लांट को अपने जीवनचर्या के लिए नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नाइट्रोजन के सोर्स की तरह भी ये प्लांट में यूटिलाइज होते हैं। इसके साथ साथ कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड एल्कोलाइड पाए जाते हैं। और क्योंकि ये बाकी ये अलग अलग प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन के द्वारा, ये एल्कोलाइड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में, अगर कोई गलत विपत्ति का समय आता है तो, ठीक है। कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ एल्कोलाइड जो होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, बहुत ही खतरनाक। जैसे आपने धतूर का पेड़ सुना होगा ना, धतूर चढ़ता है शंकर भगवान को महाशिवरात्रि पे,
धतूरा, ये सब क्या है, जहरीले होते हैं। यानी बहुत से एल्कोलाइड जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। जैसे कि एर्गॉट एल्कोलाइड जो था वो मिडिल ईस्ट में एज में यूरोप में था, वो बहुत ही जहरीला पदार्थ था। दूसरी में बात करूँ, एक क्यूरारे आता है, ट्यूबाक्यूरारिन, आपने पढ़ा था कोलोजी में, याद करिए किसमें, मसल रिलैक्सेंट पे। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइजन होता है कि जो पहले के आखेटक थे, आखेटक मतलब शिकारी, जब वो तीर से शिकार करते थे तो अपनी तीर के नोक पे ये क्यूरारिन और क्यूरारे का एक्सट्रैक्ट लगाते थे। ये एल्कोलाइड है, ये पॉइजनस होता था। जैसे किसी जानवर को मारते थे तो उनके खून के अंदर जैसे ये मिलता था क्यूरारे, वो पैरालाइज हो जाते थे और गिर जाते थे। तो ये उसका काम आता था। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि होमलॉक और कोनीन है ग्रीस, ये भी एक तरह का जहर का काम करता है। जैसे बेलाडोना, मैंने बताया कि बेलाडोना क्या, धतूरा, वो जो है रोमन कंट्री में एम्पायर जो थे वो जिसका एट्रोपिन था, वो एट्रोपिन को यूज़ करते थे मर्डर करने के लिए, कोई भी शत्रु को मारने के लिए खाने में मिला के देते थे। ये सब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है लिखने की। उसी तरह से क्लेपात्रा जो है, वहाँ पे जो क्वीन ऑफ इजिप्ट थी, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हायोसियामिन प्लांट का यूज़ करते थे सुसाइड करने के लिए लोगों के। ठीक है, वहाँ की एक रानी थी, उसने सुसाइड किया था हायोसियामिन का यूज़ करके, तो वहाँ से हायोसियामिन फेमस हो गया। और ऐसे बहुत से एल्कोलाइड है जो डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एल्कोलाइड जो होते हैं, जो उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो, इसको फ्रेंड नॉमेनक्लेचर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस प्लांट से मिला है बस उसी के आगे ईन लगा दो, समझ लो ये हो जाएगा उसका नाम। ठीक है, वो उस एल्कोलाइड का नाम लिखना बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं एल्कोलाइड प्राप्त कर रहा हूँ पंकज से, तो पंकजीनीन। मैं एल्कोलाइड प्राप्त कर रहा हूँ पूजा से, तो पूजानिनीन, पूजाइन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मनीष से, तो मनीषीन, है ना। जिससे भी प्लांट, जिस प्लांट से मिल रहा हो, उसी के हिसाब से उसका नाम रख देते हैं, आगे इन लगा देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जैसे कि कॉमन, ऐसे कुछ एग्जाम्पल तौर पे, एट्रोपा से मिलने वाले का नाम एट्रोपिन, कोका से मिलने वाले का नाम कोकीन, एर्गोट से मिलने वाले का नाम एर्गोटामीन, ठीक है, एमेटीन, और पेलेटर से मिलने वाले का नाम पेलेट्रीन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे लगाते हैं। किसी के भी नाम के आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं या सफिक्स लगाते हैं, वो कैसे लगता है, वो उसके केमिकल रिएक्शन के आधार पे होता है। यानी जिस एल्कोलाइड का रिएक्शन डीमेथाइलेशन के द्वारा बनता है, यानी जिसका निर्माण सिंथेसिस डीमेथाइलेशन प्रोसेस से होता है, यानी मेथिल ग्रुप के जुड़ निकलने से, उसके आगे नॉर लगता है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन आपका नाम सुना होगा, नॉर निकोटीन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल का नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आपको जीपैट पे बहुत आइस, अगर आप इसको नोट्स को लिख लेते हैं, और कोग्नोसी से जीपैट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो क्वेश्चन आना फिक्स है हर बार जीपैट में। अगर आप इसको नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए जीपैट के लिए, सरकारी एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद ये नोट्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ कंपाउंड एल्कोलाइड होते हैं जिसपे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, उसको हम आगे एपो लगाते हैं, जैसे एपोमॉर्फिन। ठीक है, और कुछ एल्कोलाइड ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, उनके आगे आइसो लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, आपका देखा जाए तो ये आइसो हमने लगा के कोई भी आइसोमर कंपाउंड बना सकते हैं। ये पीछे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड। देखिए, एल्कोलाइड क्लासिफिकेशन 2-3 तरीके से है, लेकिन आप बेसिकली जो है आप बायोकेमिकल वाला लिखिएगा या केमिकल स्ट्रक्चर वाला लिखिएगा, वो ज़रूरी है। तो आप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप इसको समझिए कि हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला कि वो किस काम में आ रहा है, भाई इसे ब्रेन में काम आ रहा है कि लीवर में काम आ रहा है कि लंग में काम आ रहा है कि जिस ऑर्गन में जिस फंक्शन से काम आ रहा है पोलॉजी, उसके बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर पे, आपको पता है केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अमीनो एसिड से निकलता है और इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। बायोकेमिकल ओरिजिन के बेसिस पे कर सकते हैं और टैक्सोनॉमी के बेसिस पे कर सकते हैं। इसमें इसलिए हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन जो है, इसको दिया था ये हेगनॉर ने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि हेट्रोसाइक्लिक जो बायोकेमिकल ओरिजिन के बेसिस पे दिया था हेगनॉर ने। एल्कोलाइड 3 प्रकार, मेरे बात ध्यान समझिए फ्रेंड। देखिए, मैंने कहा कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। देखिए, 3 चीज़ें समझिए कि 2 शर्तें होनी चाहिए कि अमीनो एसिड से बनना चाहिए। अमीनो एसिड जो एल्कोलाइड होना चाहिए वो किससे बनना चाहिए, अमीनो एसिड से। और दूसरी शर्त ये है कि इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जिसमें नाइट्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट, मतलब एज ए हेट्रोएटम। 2 शर्तें होना बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कोलाइड के। तो अगर जो कंपाउंड दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, ध्यान समझिएगा, यानी वो अमीनो एसिड से भी निकल रहा है और उस पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन भी है रिंग के अंदर, तो ऐसे को बोलेंगे ट्रू एल्कोलाइड। बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसे एल्कोलाइड क्या बोलेंगे, ट्रू, यानी जो पूरी तरह से दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। अगर हम दूसरी बात करें, यदि दूसरा अमीनो एसिड ऐसा हो जाए फ्रेंड कि जो अमीनो एसिड से तो बन रहा है, चलो ठीक है, अमीनो एसिड से बन रहा है, लेकिन इसमें जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन नहीं है, वो नाइट्रोजन रिंग के बाहर है। अब देखिए, ये रिंग है और रिंग के बाहर क्या है, नाइट्रोजन है। मतलब इसमें एल्कोलाइड में नाइट्रोजन तो है ही है, लेकिन वो रिंग के बाहर है। तो ऐसे एल्कोलाइड को बोलते हैं प्रोटो एल्कोलाइड या
फॉल्स एल्कलाइड बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटो एल्कलाइड। ध्यान दीजिए ना, मैंने कहा दोनों शर्तों को फॉलो करें तो ट्रू एल्कलाइड अमीनो एसिड से निकल रहा है, एक शर्त को फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरी शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन रिंग के अंदर नहीं है, नाइट्रोजन रिंग के बाहर है, दिस इज कॉल्ड प्रोटो एल्कलाइड। और अगर हम तीसरी बात करें कि ना तो अमीनो एसिड से निकल रहा है, अगर जो अमीनो एसिड से नहीं बनता है किसी और चीज़ से बनता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, लेकिन उसमें नाइट्रोजन है, मतलब अमीनो एसिड से नहीं बनता है लेकिन नाइट्रोजन है, उसे कहते हैं हम लोग फॉल्स एल्कलाइड या स्यूडो एल्कलाइड। तो इस तरह से डेफिनेशन आपको याद हो गया। ट्रू एल्कलाइड मतलब क्या होता है, जिसमें अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। एग्जाम्पल क्या है ट्रू एल्कलाइड का, ठीक है, ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, एग्जाम्पल पे आगे दिखाऊंगा। प्रोटो एल्कलाइड क्या डेफिनेशन मालूम चल गया। देखिए ट्रू एल्कलाइड में अमीनो एसिड से बना है और हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन है। प्रोटो एल्कलाइड में अमीनो एसिड से बना है लेकिन नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और स्यूडो एल्कलाइड क्या है, नॉन अमीनो एसिड है और हेटेरोसाइक्लिक है। क्लियर हो गया। ये बहुत बार ये क्लासिफिकेशन पूछा गया है, तो इस वाले क्लासिफिकेशन को तो जरूर लिखिएगा। स्ट्रक्चर जरूर 2-3 बना दीजिएगा। स्ट्रक्चर कहाँ से बनाएंगे, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कहाँ से बनाना है। अब ये दूसरा है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे। इसमें से कोई 4-5 पॉइंट याद कर लीजिएगा। जैसे कि अगर कोई वो दर्द निवारक है तो उसका नाम हो जाएगा एनाल्जेसिक एल्कोलाइड, उसका एग्जांपल है मार्फिन, कोडीन। अगर वो कोई एल्कोलाइड जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है उसका नाम हो जाएगा सीएनएस स्टिमुलेंट एल्कोलाइड, उसका एग्जांपल है कैफीन और स्ट्राइक्निन। अगर कैंसर में काम आता है तो इसका नाम हो जाएगा एंटी कैंसर एल्कोलाइड, वो है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। अगर वो आँख में काम आता है माइड्रियासिस के लिए तो माइड्रियाटिक्स एल्कोलाइड, एग्जाम्पल है एट्रोपिन। अगर मायोटिक्स के लिए काम करता है तो पाइलोकार्पिन। एस्थमा में काम करता है तो एंटी एस्थमिक एल्कोलाइड, उसका नाम है एफेड्रिन। अगर एंटीटेसिव है तो एंटीटेसिव। मतलब इस तरह से ढेर सारे ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस एक्शन में काम होता है हम इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको 4-5 पॉइंट लिखे। तो क्लासिफिकेशन एल्कोलाइड का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी याद कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग है तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलाइड, और जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं है वो होता है नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलाइड, जिसको प्रोटो एल्कोलाइड भी कहते हैं। ये इसके बेसिस पे एग्जाम्पल केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया। अब ये कुछ एग्जाम्पल आपको सामने देख लीजिए। जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सा हमारा एल्कोलाइड है, ट्रू एल्कोलाइड है, प्रोटो एल्कोलाइड है, स्यूडो एल्कोलाइड है। आप इसको एग्जाम्पल यहाँ से जरूर बना लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल बनाने से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो एल्कोलाइड है इनके भौतिक गुण कैसा होता है, यानी कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, सफ़ेद होते हैं कि काले होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्या नेचर होता है। आप थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए आप ये समझिए कि जितने भी एल्कोलाइड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे एल्कोलाइड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एल्कोलाइड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लिक्विड भी है, जैसे निकोटीन और क्लोरीन। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में जीपैट में कई बार और टीआई के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा एल्कोलाइड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दिस इज निकोटीन, जिससे मिलता है सुरती से। वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल लिक्विड फॉर्म मिलता है, और कुछ नॉन वोलाटाइल भी लिक्विड है जैसे पाइलोकार्पेन और हायोसिन। ठीक है, तो कलर कैसा होता है इसका, इनका कलर जो होता है बेसिकली कलरलेस होते हैं। ये जो होते हैं हमारे ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो कॉल्चिसिन की बात करें, बर्बरीन एंड येलो। ठीक है, तो कॉल्चिसिन ये और का जो कलर है वो बर्बरीन और येलो होता है। यानी मैक्स देखो जो एक्सेप्शन है मैं उसको ढूंढ के लाया हूँ, क्योंकि इस पे जीपैट से और फार्मासिस्ट के एग्जामों से जितने भी एग्जाम होते हैं सब में इसमें से एक्सेप्शन जरूर पूछते हैं, क्योंकि हमको पता है सारे एल्कोलाइड आपके सॉलिड है तो निकोटीन लिक्विड है। जैसे सारे एल्कोलाइड कलरलेस होते हैं, उसमें क्या है कॉल्चिसिन और बर्बरीन क्या है येलो कलर का, तो यही एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी होता है एल्कोलाइड का 2 फॉर्म होता है, एक एल्कोलाइड बेस होता है, एक एल्कोलाइड सॉल्ट होता है। तो जो एल्कोलाइड बेस होते हैं वो एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, और जो एल्कोलाइड सॉल्ट होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल एक्सेप्शन है। जैसे कि कैफीन, एफेड्रिन और कोडीन, ये क्या है तो ये बेस, इनको सॉल्युबल किस में होना चाहिए था, इनको सॉल्युबल होना चाहिए था एल्कोहल में, लेकिन ये सॉल्युबल किस में होते हैं वाटर में। जैसे कॉल्चिसिन, क्वार्टरी अमोनियम का, ये सब कुछ एग्जाम्पल। जैसे मॉर्फिन और साइक्लोडीन जो ईथर होती है वो इथर डिजॉल्व होते हैं, और थियोब्रोमीन और टाइकोफाइलिन बेंजीन में। जितने भी पॉइंट येलो वाले हैं सब जरूर कहीं नोट कर लेना अगर आपको फ्यूचर में तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं हम इसके सॉल्ट की बात करते हैं। तो जो सॉल्ट बताया ना, सॉल्ट जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल यहाँ भी देख लीजिए। जैसे कि कुछ सॉल्ट है क्विनीन मोनोसल्फेट, अब ये सॉल्ट है लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो मैंने कहा जो एक्सेप्शन है वो एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्ट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे जो सॉल्ट होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सॉल्ट, मैंने कहा ना कि जो सॉल्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ एग्जांपल एक्सेप्शन जैसे कि लोबेलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ठीक है, और कॉलर फॉर्म में सॉल्युबल है। ठीक है, तो कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी आप जानते हैं क्या होता है ना, कि जो RS फॉर्म डेक्स्ट्रोलियो फॉर्म करना, तो ये क्या होता है जो मेन एल्कोलाइड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कायरल कार्बन पाया जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है, और उनके 2 भाग होते हैं डेक्स्ट्रो और लिवो।
या प्लस और माइनस फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल देखो, जो एफेड्रिन का एल एफेड्रिन है वो डी एफेड्रिन से ज़्यादा एक्टिव होता है, और एल एर्गोटाबिन जो होता है वो डी एच से ज़्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में डी ज़्यादा एक्टिव होता है, एल कम। लेकिन ये 2 एग्जाम्पल एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको ये देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे उसके केमिकल नेचर की। तो मैंने कहा केमिकल नेचर में ये बेसिक नेचर होता है। क्यों होता है बेसिक नेचर का फ्रेंड? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जहाँ पे होता है वहाँ पे लोन पेयर डोनेट करता है, और लोन पेयर डोनेट करने के कारण वो बेसिक होता है। देखिए यहाँ पे कुछ कहानी दिख रही है कि स्ट्रक्चर है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम कैसे जानेंगे कोई नेचर बेसिक है? भाई आपको पता है कि बेस का रिएक्शन अगर एसिड से कराओ तो क्या बन जाता है? सॉल्ट। तो हमको अगर ये चेक करना है कि क्या ये अब आपका एल्कोलाइड बेसिक है, तो हमने क्या किया, HCl रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया? एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, जिससे प्रूफ होता है कि हाँ भैया ये बेसिक है, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिक एल्कोलाइड्स होते हैं जो सॉल्ट बना सकते हैं वीक बेसिक के साथ, ठीक है। उनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। एम्फोटेरिक एल्कोलाइड के लिए एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इसके फिजिकल नेचर में, जैसे इफेक्ट और हीट की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो अगर हीट बढ़ाने पे क्या होता है कि जो अगर हम एल्कोलाइड को बहुत गर्म करेंगे तो वो डिकम्पोज जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल कैफीन, और वो सब्लिमेशन हो जाता है उनका, नहीं आप जानते हैं, डायरेक्ट भाप बन के उड़ जाते हैं। अगर उनको एसिड मिला दिया जाए तो क्या होगा? भाई पहले बताया कि एसिड मिलाने से वो सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक नेचर के, वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। अगर उनका डिहाइड्रेशन कर दिया जाए तो डिहाइड्रेशन करने पर वो एपो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने तो पहले बताया ना कि एपो मतलब कब होता है? जब डिहाइड्रेशन, जैसे मॉर्फिन का डिहाइड्रेशन कर दो बन जाएगा एपोमॉर्फिन, अगर एट्रोपिन कर दो डिहाइड्रेशन बन जाएगा एपो एट्रोपिन। और डीमेथाइलेशन बताया क्या होता है? डीमेथाइलेशन हम जब करते हैं किसी कंपाउंड में तो हीटिंग क्या होता है, उसमें पिनीन नार्कोटीन क्या होता है, उसमें N और O डीमेथाइलेशन इसमें होता है बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से केमिकल टेस्ट देता है एल्कोलाइड। तो यहाँ पे सिंपल सा केमिकल टेस्ट दिया हुआ है कि मेयर टेस्ट में कौन सा कंपोजिशन यूज़ करते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या कलर देता है, वॉगनर टेस्ट में क्या देता है, ये टेबल बना लीजिएगा। और अगर आपको ये ट्रिक याद करनी है तो क्या खूबसूरत सी बेहतरीन सी ट्रिक मैंने ऑलरेडी इसकी बना कर रखी है, केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे याद करेंगे, तो वो ट्रिक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक बार उसको लिंक करके देख लेना। बड़ी खतरनाक सी ट्रिक है कि मेरे वैगन आर पे कोई क्या बोलो, छोड़ो, देख लेना, मज़ा आएगा, तो आप लोग याद कर सकते थे। ये था हमारा फ्रेंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो था वो एल्कोलाइड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे लेक्चर 3 पे लेकर आएंगे, तो हम ग्लाइकोसाइड की बात करेंगे और उसको भी बहुत आसानी से खत्म करेंगे। आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है, बेहतरीन आ रहा होगा, नोट्स भी बनाते चलिए, और अगर आपको अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाइज़ देने का कोशिश करता हूँ, आप लोग बहुत सारे रिप्लाइज़ देते हैं, मैं फेसबुक हैंडल नहीं कर पाता। आप अगर मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं मैं आपको उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी इंस्टा ID है anurag.kcl tutorial, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।